भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई विजय गोयल जी, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू विधायक भाई रमेश मिठूरी जी, हरिकेश नगर मंडल के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी, मंच पर आसीन जिले के पदाधिकारीगण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही उत्साही कार्यकर्ता साथी। आमतौर पर हम लोगों को बड़े सम्मेलनों में बुलाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रण आते हैं, प्रादेशिक स्तर पर कोई सम्मेलन हो उसमें हमें बुलाया जाता है। अगर कोई बड़े पैमाने पर जिला कार्यक्रम करे तो उसका भी निमंत्रण आ जाता है। और यह चुनाव के समय विधानसभा स्तर की चुनावी सभा में हम जाते हैं, लेकिन एक मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मैं जाऊं तो काफी लोगों को अटपटा जाता है। लेकिन मेरा स्वयं का मानना यह है कि हमें जो चुनाव जिताता है वो ये कार्यकर्ता है, जो हमारी सरकार बनाता है वो ये कार्यकर्ता है, जो हमारी नींव का पत्थर है वो ये कार्यकर्ता है। और इसीलिए रामलीला मैदान की बड़ी रैली के मुकाबले में मेरे लिए ये बूथ स्तरीय सम्मेलन ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा मन से कह रही। ये सच है, कल जब विजय जी ने मुझे कहा कि नहीं 11 अगस्त को तो आपको आना ही है, मैंने कहा नहीं 11 अगस्त को तो मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन कल रमेश की हम एक मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में जरूर जा रही हूँ। क्यों मेरे लिए ये कार्यकर्ता अहमियत रखता है, क्यों मेरे लिए ये कार्यकर्ता महत्व रखता है? क्योंकि तो चुनाव के दिन ये कार्यकर्ता है जो जाकर के एक एक का दरवाजा खटखटाता है और वहां से वोट निकाल कर लेता है। ये कार्यकर्ता है जो मोहल्ले मोहल्ले में हमारे लिए लड़ाई करता है, बहस करता है और पता नहीं कितनों की सुनता है और कितनों को सुनाता है। इसलिए जो नेता इस कार्यकर्ता की कदर नहीं करता वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, और जो इस कार्यकर्ता की कदर करता है उसे ये कंधे बनाता है। इसलिए जब ये मंडल कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो विजय गोयल जी ने मुझे कहा, बहुत संकोच से कहा कि सुषमा जी हमारे यहाँ मंडल कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। मैं कह तो बहुत संकोच से रहा हूँ, लेकिन क्या आप हमारे एक मंडल के कार्यक्रम में आएंगी उसको शुरुआत करने? शुरुआत अगर आपसे हो जाए तो मैंने कहा तुम मंडल की बात कर रहे हो, अगर मुझे बूथ स्तर पर ले जाके शुरुआत करवाओगे तो मैं वहां भी जाऊंगी। क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, मैं बूथ का महत्व जानती हूँ। चुनाव जब जीतना होता है ना मित्रों, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, पार्टी के पक्ष में वातावरण, और दूसरा पार्टी का अच्छा चुनाव प्रबंधन। इन दो बातों में से एक में भी कमी रह जाए तो चुनाव जीतने में दिक्कत आती है। और मैं दोनों के उदाहरण देना चाहूंगी आपको। एक तो उदाहरण मेरा स्वयं का। आपको मालूम है कि 1999 में मुझे अचानक से कहा गया कि मैं बल्लारी से जाकर श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया और कहा कि सुबह 6 बजे का विमान पकड़ो और बेंगलोर पहुंचो, आपको बल्लारी में जाकर नॉमिनेशन भरना है। तो मैंने कहा कैसे ये फैसला हुआ? तो उन्होंने कहा अभी अभी ये खबर आई है कि श्रीमती सोनिया गांधी कल बल्लारी से नामांकन भरने आ रही हैं, और हमने आपस में बैठ के तय किया कि आप भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए आप आ जाइए। 2:30 बजे आदेश मिला। एक आज्ञाकारी सैनिक की तरह मैंने 6 बजे का विमान पकड़ लिया।
बेंगलोर पहुंची, वहां हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था, बल्लारी पहुंच गई, जाके नॉमिनेशन रख दिया, नामांकन रख दिया। वो नामांकन का आखिरी दिन था। आप जानते हैं कि आजकल विड्रॉल के बाद केवल 14 दिन मिलते हैं प्रचार के लिए। वो 14 दिन मेरे पास थे। उससे पहले मैंने बल्लारी कभी देखी ना सुनी। ये भी नहीं मालूम था देश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कहां वो स्थित है। लेकिन उन 14 दिनों में मैंने अपने पक्ष में ऐसा वातावरण बना दिया कि चुनाव से 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बल्लारी में सुषमा स्वराज को 65% वोट पड़ रहा है। सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बल्लारी पहुंच गया। आप लोगों ने उस समय अगर टीवी पर देखा होगा तो चारों तरफ एक लहर थी। मैं जहां से गुजर जाती थी वहीं से लोगों को ये लगता था कि चुनाव जीत रही है, क्योंकि रात के 3-3 बजे तक लोग सड़कों पर खड़े इंतजार किया करते थे। माहौल इतना अच्छा बन गया। लेकिन वहां संगठन नाम की चीज नहीं थी। कर्नाटक का एक ही जिला था बल्लारी जहां बीजेपी का संगठन नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि 12 चुनाव जो उससे पहले लोकसभा के हुए थे, 12 के 12 चुनाव में कांग्रेस जीती। वहां से कांग्रेस कभी हारी नहीं। इसलिए ग्राम पंचायत के लेवल से लेकर के और जिले तक पूरे संसदीय क्षेत्र में केवल कांग्रेसियों का कब्जा। लोग हमारा चुनाव निशान भी नहीं जानते। उन्हें पता नहीं था कमल क्या है। हाथ को कन्नड़ में कई कहते हैं, वो केवल कई जानते थे। किसको वोट करोगे? कई को वोट करेंगे। और मैं 14 दिन में हवा तो बना सकती थी। सुबह 6 बजे काम शुरू करती थी और 3 बजे रात को खत्म करती थी। 3 घंटे सोती थी। लेकिन उसके साथ मैं बूथ प्रबंधन कैसे करती? दोनों काम साथ साथ नहीं कर सकती। तो इतनी बड़ी हवा होने के बाद भी चुनाव प्रबंधन ना होने के कारण मैं 56,000 मतों से चुनाव हारी। आपको याद है श्रीमती सोनिया गांधी तब अमेठी से भी चुनाव लड़ी। वहां से वो 3.5 लाख वोटों से जीती और बल्लारी से वो मात्र 56,000 से जीती। और मैं इसलिए हार गई कि वातावरण मैंने पक्ष में बना दिया, लेकिन चुनाव प्रबंधन बूथ का मैं नहीं कर पाया। इसी तरह का दूसरा उदाहरण देखिए। 1977 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक वातावरण बना और कांग्रेस के विरुद्ध की हवा चल पड़ी। यहाँ बहुत तो इमरजेंसी के बाद की जन्मी पीढ़ी बैठी है, उन्होंने केवल किताबों में पढ़ा होगा या अपने बुजुर्गों से सुना होगा। वो 77 का चुनाव नहीं था, क्रांति थी। लेकिन 1947 से 1977 तक हिंदुस्तान पर केवल एक पार्टी का राज रहा था, वो थी कांग्रेस। इसलिए हर गली मोहल्ले में उनका कार्यकर्ता था, हर पंचायत में उनका कार्यकर्ता था, लेकिन हवा उनके पक्ष में नहीं थी। और इसीलिए 1977 में बढ़िया चुनाव प्रबंधन होने के बावजूद भी कांग्रेस अमृतसर से कलकत्ते तक पूरा सुपड़ा साफ कर गई, सिर्फ इसलिए कि उनके पक्ष में वातावरण नहीं था। अकेला चुनाव प्रबंधन उन्हें नहीं जिता। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। एक, चुनाव जीतने के लिए अपने पक्ष की हवा चाहिए, और दूसरा, अच्छा चुनाव प्रबंधन और अच्छा बूथ प्रबंधन चाहिए। जो 77 की हवा थी कांग्रेस के विरोध में, आज वैसी हवा दोबारा चल रही है कांग्रेस के विरोध। लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते, एक दिन देखना नहीं चाहते इन्हें गद्दी पर, ना दिल्ली में और ना नई दिल्ली। केंद्र की सरकार भी फेंकना चाहते हैं निकालकर, और दिल्ली की सरकार भी निकाल फेंकना चाहते हैं। जितना त्रास दिया, जितना कष्ट पहुंचाया है इस सरकार ने, किसी भी मामले में आप देख रहे, वो महंगाई के मामले में, वो भ्रष्टाचार के मामले में, आकर की ये सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई। मंत्रीगण अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। आलू प्याज से लेकर के और बिजली के दाम तक क्या क्या भरा है। पढ़ाई महंगी है, दवाई महंगी है, खाना महंगा, रहना महंगा, बिजली महंगी है, पानी महंगा,
न्याय की भेंट चल रही है, इसलिए लोग नहीं चाहते इस सरकार को। और जैसे मैंने कहा कि पक्ष में हवा आपके है, ये आपके लिए अच्छी बात है, उसी तरह हमें अच्छा बूथ प्रबंधन भी चाहिए। इन दोनों का अगर समागम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और यहाँ पे हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा सकेंगे और कांग्रेस की सरकार हटा सकेंगे। और तो मैंने कहा था रमेश से कि मैं चाहती हूँ कि बूथवार लोगों को बैठाओ, बूथवार उनकी गिनती करवाओ, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन में एक भीड़ नुमा चीज नहीं चाहिए। आपने कहा कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को लगेगा सुषमा जी आ रहे हैं, आ जाएंगे 1000-2000 कार्यकर्ता, वो नहीं चाहिए। एक एक जिम्मेदार कार्यकर्ता चाहिए ताकि मैं उसको बता सकूं कि उसे उस दिन करना क्या है। हम बात बूथ प्रबंधन की कर रहे हैं। मुझे खुशी है रमेश जी कि आपने आज वही दृश्य यहाँ उपस्थित करवाया है और बूथ के साथ लोग जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं 10-10 कार्यकर्ता उस समिति के साथ बैठे। 45 में से 42 BLA 2 आए हैं, 3 भी आ गए होंगे या उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा हो। एक भी बूथ आज यहाँ अनुपस्थित नहीं, तो सारे के सारे बूथ यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं अब आपको कहना चाहती हूँ कि बूथ समिति के अध्यक्ष और BLA 2 को देखिए, जो BLA है उसको BLO के साथ काम करना है। BLA का मतलब है बूथ लेवल असिस्टेंट, और BLO जो इलेक्शन कमीशन देता है बूथ लेवल ऑफिसर। हर BLA को BLO के साथ काम करना है। BLO के साथ मिलकर क्या काम करना है? वोट कटवाना, वोट बनवाना, मतदान केंद्र कहां बने उसकी लोकेशन देखना, कौन सा बूथ सेंसिटिव है, अगर वहां फोर्स की जरूरत है तो फोर्स लगाना। ये सारा काम BLO के साथ मिलकर करेगा। जितने BLA हैं हर बूथ पर एक BLO है इलेक्शन कमीशन, तो उसके साथ राब्ता बैठाना और काम करवाना। लेकिन बूथ समिति के अध्यक्ष को मैं कहना चाहती हूँ कि अभी यहाँ 2 की संख्या गिनी गई। बूथ नंबर 4 ने कहा हमारे 666 वोट है, बूथ नंबर 3 ने कहा 888 वोट है। अब 676 वोट अगर हैं तो इसका मतलब 150 घर होंगे। 888 अगर वोट हैं तो ज्यादा से ज्यादा 200 घर होंगे। अब आप अपने उन घरों का नंबर लेकर बैठ जाइए और अपने 10 लोग जो आपके साथ आए उनको बैठाइए। उन 150 घरों को उन 10 लोगों पर बांट दीजिए। वो 10 के 10 उन 150 पे काम नहीं करेंगे। आप उनको 15-15 घर दे दीजिए नंबर के साथ कि 1 से 15 तक तुम्हारे, 16 से 30 तक तुम्हारे, 31 से 45 तक तुम्हारे। इसी तरह 888 वाला अगर 200 घर हैं तो बता दो कि ये 1 से 20 तुम्हारे, ये 21 से 40 तुम्हारे, ये 41 से 60 तुम्हारे। हर कार्यकर्ता जो यहाँ कार्ड पहनकर बैठा है, जो बूथ समिति का सदस्य है, जो हमारा बूथ लेवल कार्यकर्ता है, चिन्हित करके जिसको हमने ये काम दिया है उसको आगे घर भी चिन्हित करके दे दो। काम का बंटवारा कर दो। किसी को 15 घर मिलेंगे जहाँ 676 वोट है, किसी को 20 घर मिलेंगे जहाँ 888 वोट है, जहाँ 1000 वोट है वहां भी 200 से ज्यादा घर नहीं होते। औसत हम लगा के चलते हैं एक बूथ पर 200 घर, तो 20 से ज्यादा घर किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बार जब आपने ये बांट दिया और ये काम तुरंत करना है, अगले 1 सप्ताह में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सबने एक साथ करना है, अपने अपने यहाँ का करना है। 10 लोगों को लेकर बैठिए, वोटर लिस्ट लेकर बैठिए और घर बांट दीजिए। जब एक बार घर बट गए तो तुम उन 20 घरों के नंबरदार बन गए। तुम्हें 21वें में नहीं देखना, और वो जो 20 घर की जिम्मेदारी तुम्हें मिली, चुनाव आने तक कम से कम 7 बार आपको उन घरों में जाना, कम से कम 7 बार। पहला राउंड केवल परिचय का हो। उन 20 घरों में देखो, आपका कोई दोस्त रहता होगा, कोई मौसा मौसी, कोई बुआ फूफा रहते होंगे, कोई मामा मामी रहते होंगे, कोई ताऊ चाचा रहते होंगे।
जाओ उस घर में चाय पियो, बाकी घरों में चक्कर काट के ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इन घरों का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आपको किसी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप निसंकोच मुझसे बात करिए, मैं अपने नेताओं से कहकर आपका दिक्कत दूर कराऊंगा। कोई नहीं गया होगा, किसी पार्टी के पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि वो जाकर ये कहे कि ये 20 घरों की जिम्मेदारी मेरी है। और वो जो आपको तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति मिला है, ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। जो उसमें सुख दुख वाली बात हो आप रमेश जी को आकर बताइए, वो अपने स्तर पर करवाने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी कोई कमी हुई तो प्रदेश अध्यक्ष करवा लेंगे। और अगर प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर भी कोई काम नहीं हो पाता और वो केंद्र के स्तर का काम है तो मेरे पास आइए, घर पर हमारा व्यक्ति होना चाहिए। वो 15 या 20 घरों का जिम्मेदार कार्यकर्ता पहला राउंड परिचय का करे, उसके बाद वोटर लिस्ट लेकर जाए, देखे सारे लोग जो वहां मतदान देने की पात्रता रखते हैं उनका वोट बना कि नहीं बना। बहुत अजीब खबर आई है हमारे पास कि 18 से 21 वाले जो नए मतदाता बनने, नए मतदाता जिनको पहली बार वोट का अधिकार मिलना है, केवल 12% लोग वोटर बने पूरे देश में। टोटल 12%। हाँ, जो देश का आंकड़ा आया वो ये आया है कि जो 18 वर्ष के लोग पात्रता रखते थे, जिनको वोटर लिस्ट में जुड़ना था, उनमें से केवल 12% लोग बने। क्यों बनना चाहते हैं वो, लेकिन उनको किसी ने संपर्क ही नहीं किया और अपने आप में कोई जाने वाला नहीं। स्वयं इनिशिएटिव लेके, स्वयं पहल करके कोई जाए और कहे मेरा वोट बना दो, ये होता नहीं। इसीलिए मैं बूथ की बात कर रही हूँ। तो दूसरा काम है वोटर लिस्ट पकड़कर उसमें से जो नव मतदाता बन सकते हैं, जो पात्रता रखते हैं उस घर के लोग, उनका वोट बनवाना। और अगर कोई ऐसा है जिसकी डेथ हो गई या जो घर छोड़ के चला गया वहां से, उसका वोट कटवाना, उस वोटर लिस्ट को दुरुस्त करवाना, ये आपका दूसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड होगा आपका साहित्य लेकर जाना। आपको साहित्य मिलेगा, जैसे ये बिजली के दाम वाली बात कि भारतीय जनता पार्टी बिजली के दाम 30% कम करेगी। लोग कहेंगे तो ऐसे हाँकते रहते हैं नेता लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे बाद में सब भूल जाते, कैसे करेंगे, ये तो जादू की छड़ी है करेंगे। जो अभी विजय जी ने बात बताई कि जादू की छड़ी नहीं है लेकिन दूरदर्शिता है। जिस देश में 16 रुपए 80 पैसे से 30 पैसे कॉल बन सकती है केवल प्रतियोगिता के कारण, उस देश में अगर किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता करवा दो तो दाम कम होंगे ही होंगे, उसमें तो रेट बढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप ये बताएंगे तो उनकी समझ में आएगा कि वाकई दाम कम हो सकते हैं। उसके बाद साहित्य अलग अलग मिलता जाएगा, लेकिन साहित्य से भी ज्यादा जरूरी है आपको उन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो आपसे लोग पूछ सकते हैं। आप हमारे सैनिक हैं और चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, लेकिन हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने सेना का प्रशिक्षण नहीं लिया सीमा पर नहीं भेज सकते। सीमा पर भेजने से पहले हम उसे राइफल चलाने का, बंदूक उठाने का प्रशिक्षण देते हैं, उतनी देर जागने का, दुश्मन से लोहा लेने का, ये सब प्रशिक्षण देते हैं। तो आप हमारे सैनिक हैं। चुनाव बंदूक और गोली से नहीं होता, राइफल से नहीं होता। चुनाव में हमारे सैनिक के हथियार होते हैं सही तथ्य और सबल तर्क। जो भी विषय आप उठा रहे हैं उसके सही तथ्यों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं उसके पक्ष में तर्क आपके पास होना चाहिए। जिस बात को आप नकार रहे हैं वहां विरोध के तर्क आपके पास होने चाहिए। और हिंदुस्तान तो ऐसा है जहां लोगों को राजनीतिक चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। आप पान वाले की दुकान पे खड़े हो जाइए तो चर्चा, आप बस में सफर कर रहे हैं तो चर्चा, आप ट्रेन में बैठे हैं मेट्रो में तो चर्चा, आप ढाबे वाले की दुकान पे चले गए तो चर्चा। एक अखबार होता है ढाबे वाले की दुकान पे लोग चाट जाते हैं।
और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करते हैं, कार्यालयों में, ऑफिस में बैठ करके चर्चा करते हैं, फैक्ट्री में गेट के बाहर चर्चा है। तो अगर किसी को पता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो वो जरूर आपसे चर्चा छेड़ेगा और उस समय का जो सबसे ज्यादा करंट मुद्दा होगा, प्रासंगिक मुद्दा होगा, उसकी चर्चा करेगा। अब जैसे अभी रमेश जी का छोटी सी बात है जो परसों घटी कि एंटनी जी ने जो बयान दिया भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं थे, कुछ लोग पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन के आए। मैं आपको बताऊं, आप हंसोगे, कमलनाथ जो पार्लियामेंट के अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो मैंने उनको कहा कि इतनी बड़ी गलती हुई है, तो उन्होंने दोनों बयान करके कहा क्या गलती हुई है इसमें, एक सी बात है। मैंने कहा एक सी बात नहीं है। बोले एक सी बात कैसे नहीं है? तो मैंने कहा मैं बताती हूँ। गोपीनाथ मुंडे उनके पास बैठे थे। मैंने कहा अगर मैं ये कहूँ कि कमलनाथ ने गोपीनाथ मुंडे को मारा तो कमलनाथ आरोपी हो गए? बोले हाँ। और मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि कोई कमलनाथ की वेशभूषा में आकर गोपीनाथ मुंडे को मार गया तो कमलनाथ तो बरी हो गए, उसको ढूंढो जो वेशभूषा में आया। बोले हाँ 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 ये बात तो है। मैंने कहा तुम्हारे मंत्री ने ये गलती की, और इसीलिए उस मुद्दे को हमने बड़ी शिद्दत से उठाया और कहा कि आपने पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट देने का काम किया और देश इससे संबद्ध नहीं करेगा। 24 घंटे में बयान बदला और 24 घंटे के अंदर एंटनी जी ने ये माना कि वो पाकिस्तानी सैनिक थे जो हमारे जवानों को मार करके गए, और उन्होंने कहा कि देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहा कि आज जो आपका बयान है उससे हम सब संबद्ध करते हैं और संसद एक सुर से पाकिस्तान की भर्त्सना करती है। अब ये विषय आपको पता हो तो पनवाड़ी की दुकान पे ढाबे वाले में चर्चा करते हुए, संसद अभी तो शुरू हुई है, पहले ही सप्ताह में ले धरा हमने सरकार कैसे, कुछ ने देखा कुछ ने नहीं देखा, तो आपको बता सकते हैं कि हमने सरकार को बयान बदलने पे मजबूर किया और देश को जिस स्थिति में वो डालना चाहते थे वो बड़ा घातक बयान बदलवाया। ये केवल तात्कालिक है इसलिए मैंने बताया, लेकिन ऐसे 50 चीजें हैं। 2G स्पेक्ट्रम क्या है, कोल आवंटन क्या है, आपके यहाँ राष्ट्रमंडल खेल, क्योंकि दिल्ली के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला बड़ी चीज है, वो क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सही तथ्य और सबल तर्क लेकर आप वहां जाए। तो 7 राउंड में कह रही हूँ, उसमें आखिरी राउंड होगा चुनाव के दिन, जब आप जाकर वोट निकालेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल 12% लोगों ने वोट बनवाया है, लोग अपनी पहल पर वोट नहीं बनवाते, इसी तरह लोग अपनी पहल पर वोट देने भी नहीं जाते। वोट देने जाने के लिए भी उन्हें कहना पड़ता है, दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जाकर बोलना पड़ता है और हाथ पकड़कर साथ में ले जाना पड़ता है कि चलो वोट डालो, तब वोटिंग 70 और 75% होगी। और जितनी ज्यादा वोटिंग होगी आज के माहौल में उतनी हमारे लिए अच्छी है। इसलिए आखिरी दिन अपने को जाना है, दरवाजा खटखटाकर वोट डलवाना है, और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि महिलाएं रसोई के अंदर तक जा सकती हैं, पुरुष केवल बैठक जा सकते हैं। अंदर जाकर के वोट निकाल कर लानी है और उस दिन वो जो वोट डलवानी है उस वोट के बाद गिनती होगी। मैं आपको ये बात बता दूं, लोग कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली में लोगों का मन बन गया है कांग्रेस को हटाने का, बिल्कुल बन गया, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मेरे साथियों, आखिरी दिन गिनती मन की नहीं मत की होगी। ये बना हुआ मन जब तक मतदान केंद्र तक जाएगा नहीं, अपने मत को मशीन में दर्ज कराएगा नहीं, तब तक इस बने हुए मन की भूमिका जीत और हार में नहीं हो सकती। और वो काम आपको करना है, इस बने हुए मन को उठाकर मतदान केंद्र तक ले जाना और उस मत को मशीन में दर्ज करवाना, ये आपकी भूमिका है। तो 7वां राउंड आपका होगा आखिरी दिन, जब आप जाएंगे और जाकर वोट निकलवा कर आएंगे। लेकिन उससे 2 दिन पहले का 6ठा राउंड
उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप ये देखेंगे कि सब लोग घर में हैं कि नहीं, उस दिन होंगे कि नहीं। कई बार क्या होता है कि छुट्टी के बाद वोटिंग का दिन आ जाता है तो लोगों को 2-3 छुट्टियां इकट्ठी मिल जाती हैं, तो तफरी को निकल जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, सारा साल कोसेंगे सरकार को। आखिरी दिन जब भूमिका निभाने की बारी आएगी तो फिर अगर बारिश हो गई ना आज की तरह जैसे, तो चाय पकौड़े खाएंगे, कौन जाए वोट डलवाने के लिए। इसलिए 2 दिन पहले आपको छठे राउंड में ये देखना है कि सब हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनको बुलवाना है, सुनिश्चित करना है कि वो उस दिन रहें, और 7वें राउंड में आखिरी दिन ये सुनिश्चित करना है कि वो वोट डालने जाएं। और जब तक आपके 20 घर या 15 घर जो आपको मिले हैं उसका आखिरी वोट नहीं डल जाता, तब तक आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत होता है, अरे फला वाले बूथ पे झगड़ा हो गया, अच्छा झगड़ा हो गया, मैं भी जूते मोजे पहनूं, मैं भी चलता हूँ। जब तुम जाके क्या करोगे, वहाँ है ना कार्यकर्ता, वो संभाल लेंगे, तुम अपना बूथ संभालो। अगर तुम अपना चढ़ के चले जाओगे तो यहाँ दंगा हो गया तो कौन संभालेगा। कभी सैनिक चौकी छोड़ के नहीं जाता, वो अपनी पे डटा रहता है कि मैं अपने यहाँ जीत हासिल करूं, दूसरी चौकी वाला दूसरी चौकी देख लेगा। इसीलिए मैंने कहा कि युद्ध की तरह की रचना करनी है। जब तक आपका आखिरी वोट भुगताया नहीं गया तब तक आप स्थान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपके 20 घर के 100 वोट हैं वो डलवा दिए, उसके बाद आप कहीं घूमो कुछ ही करो, लेकिन जब तक आपका अपना वोट नहीं डला तब तक आप नहीं ही वोट